प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो है बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय खंड का यानी यूनिट सेकंड में हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ये प्रश्न आज हम चर्चा करेंगे इस पे। तो इसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास वास्तव में क्या है, इसके कितने चरण हैं यानी युग इसके कौन कौन से हैं, और उस युग में कौन कौन से साहित्य इतिहासकारों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं, कब लिखे हैं, क्या उन ग्रंथों की विशेषताएं हैं, उन सब पे आज विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। आगे सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का अर्थ क्या है। कि इतिहास लेखन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अतीत में जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य का वर्णन करना, उस साहित्य का ब्यौरा देना किसी ग्रंथ में, वो साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहलाता है। जैसे हम कोई इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें अतीत समय में यानी बीते हुए समय में जो घटनाएं घटित होती है, जितने समझौते हुए हैं, कोई लड़ाइयाँ हुई है, कोई संधि हुई है किसी की, या कोई भी बात जो पीछे घटित हो चुकी है, उसका पूरा वर्णन, पूरा ब्यौरा, उसका पूरा अध्ययन करके उसका सन, उस घटनाओं का स्थान, पूरा ब्यौरा देना, वो होता है इतिहास ग्रंथ। इसी प्रकार साहित्य का इतिहास ग्रंथ है कि साहित्य के बारे में लिखना, जो साहित्य अतीत में लिखा गया था, वो साहित्य किसने लिखा था, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या थी, उस समय के साहित्य की परिस्थितियाँ, उस समय के समाज की क्या थी, उस साहित्य का उद्देश्य क्या था, उन सब का वर्णन किसी ग्रंथ में करना, वो साहित्य का इतिहास लेखन कहलाता है। तो ये अगर साहित्यिक दृष्टि से इसका अर्थ देखें तो होगा कि साहित्य के ऐतिहासिक स्वरूप को समझने के लिए साहित्य के इतिहास की आवश्यकता पड़ती है। ऐतिहासिक स्वरूप यानी साहित्य जो अतीत में लिखा गया था, उसके स्वरूप को अगर हमने समझना है तो वो हमें इन इतिहास ग्रंथों को उठाना होगा। तो ये इतिहास लेखन की शुरुआत जो है वो 19वीं सदी से हुई है, और साहित्य लिखने वाला जो प्रत्येक लेखक है, जो इन ग्रंथों को लिखने वाला है, वो अपने परिवेश और जो उपलब्ध उनके संसाधन है, यानी जितनी जानकारी उसने अध्ययन की है, जितनी जानकारी हासिल की है, उस जानकारी के आधार पर वो अपना इतिहास लेखन करता है, यानी अपना वो ग्रंथ लिखता है। जो उसके पास उपलब्ध डाटा है, जितने भी सामग्री है उसके पास जितने भी कवियों का ब्यौरा है, उन कवियों के जितने साहित्य का उसको पता है, उस बारे में जितने उसको सन संवत पता है, जितनी उसको विशेषताएं पता है, उन सब का ब्यौरा वो अपने शैली के आधार पर वो अपने उस इतिहास ग्रंथ में देगा। तो यहाँ चर्चा हुई है कि लेखन की शुरुआत है इतिहास लेखन की, वो 19वीं सदी में हुई है। तो ये तो सही अर्थों में 19वीं सदी है, लेकिन पहले भी कुछ एक ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे जिनको हम इतिहास ग्रंथ तो प्रॉपर नहीं कह सकते, लेकिन इतिहास ग्रंथ के कुछ एक बातें उन ग्रंथों में ज़रूर देखने को मिल सकती है। जैसे भक्तिकाल में कुछ एक ग्रंथ लिखे गए थे जिनको वार्ता साहित्य कहा गया। वो ग्रंथ है 84 वैष्णवन की वार्ता है, 252 वैष्णवन की वार्ता है, भक्तमाल है, और भी अन्य ग्रंथ लिखे गए थे जिनमें कवियों का परिचय दिया गया था, उन कवियों के साहित्य की जानकारी दी गई थी। लेकिन इन ग्रंथों में जो भक्तिकाल में लिखे गए थे, उन ग्रंथों में सिर्फ कवियों का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व ही मिलता है। बाकी और इतिहास लेखन की जो विशेषताएं हैं वो इन ग्रंथों में नहीं मिलती। विशेषताएं जैसे कि ना तो कोई उनका कोई कालक्रम है, ना कोई उनका सन संवत है, ना ही उस समय के समाज की जानकारी है, ना ही उनके साहित्य की विशेषताएं हैं, ना समाज की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, और भी अन्य कोई वैज्ञानिक पद्धति इनमें नहीं अपनाई गई है। इसलिए इन ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ एक ये कह सकते हैं कि ये कुछ प्रयास है इतिहास ग्रंथ लिखने का, जो आगे आने वाले इतिहास ग्रंथकारों के लिए ये ग्रंथ थोड़े उपयोगी जरूर रहे हैं कि इनसे कुछ जानकारी ग्रहण करके
उन्होंने अपने ग्रंथों में इसको स्थान दिया है। तो आगे हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है उसके कितने युग है, यानी उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। जो अब तक इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं तो उनको 3 युग में बांटा गया है। सबसे पहले होगा कि साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभिक युग, यानी शुरुआत इतिहास लेखन की कहाँ से हुई थी। फिर दूसरा आता है साहित्य के इतिहास लेखन का विकास युग, यानी जब वो अपने बिल्कुल चरम पे था, जब ज़्यादा इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे और वो इतिहास ग्रंथ प्रमाणिक थे, वैज्ञानिक थे, विश्वसनीय थे, उनकी शुरुआत कब से हुई। और फिर है कि आधुनिक युग में, यानी आधुनिक काल में इतिहास लेखन का स्टेटस क्या है, कितने इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, किस किस ने लिखे हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। इन सब का हम विस्तार पूर्वक वर्णन आगे हम करेंगे। तो अब पहला जो युग आता है इतिहास लेखन का आरंभिक युग। आरंभिक युग में सबसे पहला जो नाम आता है साहित्य इतिहासकार का वो है गारसा द तासी का। गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान है। इन फ्रांसीसी विद्वान ने अपना जो ग्रंथ लिखा था साहित्य इतिहास का, उसका नाम है इसदवार द ला लुत्रेतर इंदुई ए हिंदुस्तान। ये थोड़ा सा मुश्किल है नाम, लेकिन नाम याद रखना होगा अच्छी तरह से। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, कोई उच्चारण में या कोई लेखन में गलती नहीं करनी है। इसदवार द ला लुत्रेतर इंदुई ए हिंदुस्तान, ये गारसा द तासी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में। और इस ग्रंथ की कुछ एक विशेषताएं हैं, यानी इस ग्रंथ की कुछ एक खूबियां हैं और कुछ इस ग्रंथ की कमियां भी है, जिनका हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी खूबियों पर कि इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं इस ग्रंथ में। तो ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है। प्रथम ये इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ लिखने का सबसे पहला जो शुभारंभ किया गया था वो गारसा द तासी के द्वारा किया गया था। जितनी जानकारी उनको मिली थी वो उन्होंने अपने इस इतिहास लेखन में उसको लिखने का प्रयास किया था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों को स्थान दिया गया है, यानी हिंदी और उर्दू के कवियों का वर्णन है वो इसमें किया गया है, लेकिन वो वर्णन सही से नहीं किया गया है, वो आकारादि क्रम में किया गया है। आकारादि क्रम या इसको वर्णानुक्रम भी कह सकते हैं। वर्णानुक्रम का मतलब है कि जैसे पहले कै नाम के कवियों का, फिर ख नाम के कवियों का, फिर गै नाम से कवियों का, इस तरह से कवियों के नाम के आधार पर उनका वर्णन किया गया है। जबकि वैज्ञानिक पद्धति में तो उन कवियों के जन्म काल के अनुसार उनका वर्णन होना चाहिए था। जैसे पहले जन्मे हुए कवि का पहले वर्णन होना चाहिए, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। लेकिन गारसा द तासी ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का वर्णानुक्रम में उनका वर्णन किया है। तो ये पद्धति इतिहास लेखन के लिए सही साबित नहीं होती। अगली जो इसकी कमी है कि इस इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन नहीं किया गया है। जैसे काल विभाजन आज हम पढ़ रहे हैं अपने इस सेमेस्टर में कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन गारसा द तासी ने पूरे हिंदी साहित्य को कोई भी कालखंड में या कालक्रम में विभाजित नहीं किया था, संपूर्ण को एक साथ ही लेके वो चले थे। साथ ही जिन भी कवियों का इन्होंने परिचय दिया, जिन कवियों के साहित्य के बारे में लिखा, उसमें उनके साहित्य की विशेषताओं का कहीं भी वर्णन इन्होंने अपने साहित्य में नहीं किया है। इन विशेषताओं के साथ साथ उस युग की परिस्थितियों का भी वर्णन करना होता है, लेकिन गारसा द तासी ने उन परिस्थितियों का वर्णन भी नहीं किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। तो इस प्रकार से कुछ एक खामियां रह गई थी, कुछ एक कमियां रह गई थी। साथ ही एक कमी ये भी है कि हिंदी और उर्दू को साथ मिला के लिखा था, जिससे इसका जो कलेवर है, इसका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा उसमें हो गया था। हिंदी और उर्दू जो कि अलग भाषाओं के कवि है, ये दोनों
हिंदी और उर्दू के, तो इसमें भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी ये उचित नहीं लगता कि दो विभिन्न भाषी कवियों को एक साथ स्थान दिया जाए, तो ये भी इनकी एक खामी थी। लेकिन फिर भी इन त्रुटियों के होते हुए भी, इन सारी कमियों के होते हुए भी गारसाद तासी का ये जो इतिहास ग्रंथ है ये प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है और आगे आने वाले कवियों के लिए, आगे आने वाले इतिहास ग्रंथकारों के लिए ये ग्रंथ उपयोगी भी सिद्ध होता है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है जो कि साहित्य इतिहासकार ही है, इन्होंने इस ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। इतिहास ग्रंथ न मान के इतिहास लेखन की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास ही वो मानते हैं कि ये एक प्रयास हो सकता है, लेकिन उसको एक इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं देते वो? क्योंकि इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ वैज्ञानिक पद्धति अपनानी होती है, काल विभाजन करना होता है, हिंदी साहित्य का युगीन परिस्थितियों का वर्णन करना होता है, साहित्यिक विशेषताएं भी लिखनी होती है, कवियों का जो परिचय है वो उनके जन्म के अनुसार करना होता है। लेकिन ये सारी जो नियम थे, विशेषताएं थी, इनको अनदेखी करके ये इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। इसलिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गारसाद तासी के लिखे गए इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ न मान के इस दिशा में किया गया पहला प्रयास मानते हैं। तो यहाँ गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ की चर्चा हुई, जिसका नाम है इस्तवार द लाल उत्तरेतर इंदुए हिंदुस्तान, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और 1839 में लिखा गया। एक इसकी खामी ये भी है कि ये फ्रांस में बैठ के लिखा गया था, यानी भारत में रह के ये ग्रंथ नहीं लिखा गया था, जबकि फ्रांस में बैठ के लिखा गया। और वहाँ बैठे बैठे गारसाद तासी को जो जानकारी हासिल हुई थी पत्राचार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उनको जो जानकारी हासिल हुई उसका ही वर्णन अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। अगर गारसाद तासी भारत में आके इन कवियों के बीच रह के उस समय थोड़ा और अध्ययन करके अगर ये ग्रंथ लिखते तो ये ग्रंथ और ज़्यादा थोड़ा विश्वसनीय होता, कुछ वो उसमें और ज़्यादा क्लेवर डाल सकते थे, कुछ और ज़्यादा इसको प्रमाणिक ये लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने फ्रांस में बैठे बैठे और फ्रांसीसी भाषा में ही इस ग्रंथ की रचना की है। आगे गारसाद तासी के बाद है दूसरे, जो आरंभिक युग में दूसरे इतिहासकार आते हैं, उनका नाम है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर है दूसरे इतिहास ग्रंथकार और उनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज की रचना है वो 1883 ईस्वी में हुई है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज ग्रंथ है वो 1883 में प्रकाशित हुआ था और इस ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवियों का, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाला गया है। यानी 1000 कवियों का ब्यौरा, 1000 कवि जो कुछ बड़े कवि भी थे, कुछ छोटे कवि भी थे, तो उनका जीवन चरित्र, उनके साहित्य की विशेषताएं और उनकी कविताओं के उदाहरण अपने साहित्य ग्रंथ में, अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने दिया है। इसके अलावा इस जो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है इसको। वैसे तो गारसाद तासी के ग्रंथ को प्रथम ग्रंथ मानेंगे, लेकिन वो हिंदी भाषा में लिखा गया नहीं है, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी भाषा का अगर ग्रंथ पूछा जाए कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो शिव सिंह सेंगर का लिखा हुआ ग्रंथ होगा, शिव सिंह सरोज, और जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ है। तो इसमें जो 1000 कवि छोटे बड़े जो लिए थे उनके जीवन चरित्र भी है, उनकी रचनाओं के बारे में भी लिखा गया है, उनके जीवन काल के बारे में भी है, उनकी रचनाओं की विशेषताएं भी लिखी गई है। तो थोड़ा ये ग्रंथ गारसाद तासी के ग्रंथ की तुलना में थोड़ा विश्वसनीय है, थोड़ी उन्होंने तटस्थता भी दिखाई है, कुछ वर्गीकरण करने की का भी इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन फिर भी शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ में अनेक त्रुटियाँ थी, वही त्रुटियाँ जो गारसाद तासी के ग्रंथ में थी। कुछ एक खूबियों को देखते हुए
अन्य कोई महत्वपूर्ण जो शोध था, महत्वपूर्ण अध्ययन था, वो इस ग्रंथ में नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं को देखते हुए ये ग्रंथ आगे आने वाले कवियों, जो आगे परवर्ती इतिहास लेखक थे, उनके लिए ये ग्रंथ काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। और आगे आने वाले लेखकों ने इस ग्रंथ से काफ़ी आधार सामग्री ग्रहण की और अपने ग्रंथ में उसको स्थान दिया था। तो यहाँ हमने आरंभिक काल के 2 ग्रंथकारों के बारे में पढ़ा है, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। तीसरे जो इतिहासकार है, साहित्य इतिहासकार, उनका नाम है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। थोड़ा सा नाम मुश्किल है लेकिन याद करना होगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन है वो 1888 में हुआ है। 1888 में इसका प्रकाशन हुआ है। कुछ एक विद्वान है वो इस ग्रंथ को सही अर्थ में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुछ कमियां थी, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ में कुछ कमियां थी, लेकिन कुछ एक विद्वान है जो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखे गए इस इतिहास ग्रंथ को सही अर्थ में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ स्वीकार करते हैं। तो इस ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल हिंदी के कवियों को ही स्थान दिया है, जबकि गारसा दत्तासी ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों को स्थान दिया था, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सिर्फ हिंदी के कवियों को ही इसमें स्थान दिया है। और उन्होंने पहली बार इस ग्रंथ में कवियों और लेखकों को कालक्रम में वर्गीकृत किया है। कालक्रम लिखा है उन कवियों का और साथ ही उनकी प्रवृत्तियाँ यानी उनके साहित्य की विशेषताएं थी, उनका वर्णन किया है। ये साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं इसको, कि जो इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो विशेषता होनी चाहिए इतिहास ग्रंथ की, वो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक वो विशेषताएं, वो नियम इस इतिहास ग्रंथ में लिखे गए हैं। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन के लिखे गए इस इतिहास ग्रंथ को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको स्वीकार करते हैं। ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा है। जैसे अब हम 4 भागों में बटा हुआ मानते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, लेकिन इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? चारण काव्य, पहला चारण काव्य जो अब आदिकाल है, आदिकाल को हम नामकरण में पढ़ते हैं कि किसी ने उसको चारण काल भी नाम दिया है, संधि व चारण काल। तो ये चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी दिया था आदिकाल को। दूसरा ये मानते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा काल मानते हैं ये धार्मिक काव्य को, जिसे आज हम भक्ति काल कहते हैं, वो धार्मिक काव्य दूसरा भाग मानते हैं। तीसरा जो हिंदी साहित्य का भाग है वो दरबारी काव्य के नाम से जानते हैं, जो हम उसको रीतिकाल के नाम से पढ़ते हैं। तो हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जॉर्ज ग्रियर्सन है वो उसको चारण काव्य, धार्मिक काव्य और दरबारी काव्य के नाम से वो काल विभाजन करते हैं। और धार्मिक काव्य जो कि हम भक्तिकाल कहते हैं इसको इन्होंने स्वर्ण युग की संज्ञा दी है कि हिंदी साहित्य का सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा जो युग था वो धार्मिक काव्य यानी भक्तिकाल था। ये बात सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कही गई है। इसके अलावा जो इस ग्रंथ की जो विशेषताएं हैं वो है कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये ग्रंथ, इस ग्रंथ को 11 अध्यायों में बांटा गया है। 11 अध्याय यानी पाठ कह सकते हैं, लेसन कह सकते हैं। तो ये 11 अध्याय में विभक्त किया गया है। इसके अलावा इन्होंने सिर्फ हिंदी के कवियों को ही, वो हिंदी के कवि संस्कृत भाषा के भी थे, प्राकृत के थे, अपभ्रंश भाषा के थे, और उन कवियों को उन्होंने एक ही भाषा के मानते हुए उन कवियों का ब्यौरा इस ग्रंथ में दिया है।
इसके अलावा भी जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ की कुछ एक विशेषताएं हैं कि उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति में लिखा था, कालक्रम में विभक्त किया था, इस पूरे सामग्री को, हिंदी साहित्य की सामग्री को कालक्रम में विभाजित किया था, हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा है, जिन भी कवियों का वर्णन इन्होंने किया है उनके जन्म के अनुसार उनका वर्णन किया है, साथ ही उनके साहित्य के बारे में पूर्ण ब्यौरा दिया है, उन साहित्य की विशेषताओं का वर्णन किया है, युगीन परिस्थितियों का, सांस्कृतिक परिस्थितियों का, जो उन कवियों के प्रेरणा स्रोत थे, यानी उन्होंने किससे प्रभावित होकर साहित्य लिखा था, उनके बारे में भी लिखा गया है। और सबसे बड़ी जो इस ग्रंथ की विशेषता है कि ये ग्रंथ उस समय प्रकाशित हुआ था, यानी 1888 में उस समय प्रकाशित हुआ था जब इतिहास लेखन की जितनी भी सामग्री थी वो इधर उधर बिखरी हुई थी। यानी इतिहास ग्रंथ कुछ अन्य लेखक लिख तो रहे थे लेकिन वो पूर्ण ग्रंथ के रूप में नहीं लिख रहे थे, बल्कि यूँ बिखरी हुई सामग्री थी। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में उस बिखरी हुई सामग्री का अच्छे से अध्ययन किया और ये ग्रंथ तैयार किया, जो ग्रंथ आगे आने वाले लेखकों के लिए ये आधार सामग्री के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। कि इस ग्रंथ से उन्होंने डाटा कलेक्ट करके, यानी आंकड़े इकट्ठे करके, इस ग्रंथ से जानकारी लेके और उन जानकारियों को और ज़्यादा प्रमाणिक बना के और ज़्यादा विश्वसनीय बना के उस जानकारी को अध्ययन करके अपने ग्रंथों में भी स्थान दिया है। तो ऐसे में भी जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ये ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उसके बाद जो अगले इतिहास ग्रंथकार आते हैं उनका नाम है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु जो कि आरंभिक युग के चौथे इतिहास ग्रंथकार है मिस्र बंधु। ये मिस्र बंधु जिन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था मिस्र बंधु विनोद, लेखक का नाम है मिस्र बंधु, इतिहास ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। और इसका जो प्रकाशन है ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ। तो इसके पहले 3 भागों का प्रकाशन तो 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन है वो 1934 में हुआ था। यानी 4 भाग प्रकाशित हुए थे इसके, पहले 3 भाग तो 1913 में और चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधु नाम के बारे में बता दें कि ये 3 भाई थे, 3 भाइयों ने मिलके इस ग्रंथ को लिखा था। उन 3 भाइयों को मिला के ही मिस्र बंधु नाम दिया गया है। उन 3 भाइयों के नाम है, अगर कोई नोट करे, अगर कोई अलग से याद करे तो उनके नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। ये 3 मिस्र बंधु है। एक बार फिर से सुन लें, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन 3 मिश्र बंधुओं ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था मिस्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। पहले 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ है और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। इस ग्रंथ में मिस्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। 5000 कवियों का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। जहाँ शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में सिर्फ 1000 कवियों का वर्णन किया था, वहीं मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। और मिस्र बंधुओं ने पहली बार काल विभाजन करते हुए पूरे हिंदी साहित्य को 8 कालखंडों में विभाजित किया है, यानी 8 भागों में हिंदी साहित्य को विभक्त किया है। 8 भागों में विभक्त करने के साथ साथ मिस्र बंधुओं ने अपने इस इतिहास ग्रंथ में उन कवियों का संपूर्ण परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनके साहित्य के बारे में भी वर्णन किया है, उनके साहित्य की विशेषताएं भी लिखी है और साथ ही उस समय के समाज की परिस्थितियों का चित्रण भी किया है। इस विशालकाय ग्रंथ का महत्व आगे आने वाले कवियों के लिए बहुत ज़्यादा था, आगे आने वाले लेखकों के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आगे आने वाले लेखकों को 5000 कवियों के जीवन की संपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ में मिल रही थी। तो ये ऐसा करके मिस्र बंधुओं का ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद है, ये आगे आने वाले कवियों के लिए आधार सामग्री ग्रहण करने वाला या कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाने वाला ये प्रेरणा स्रोत ग्रंथ साबित हुआ था इनके लिए। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का ये प्रथम युग था, आरंभिक युग था, जिसमें हमने 4 इतिहास ग्रंथकारों के बारे में पढ़ा है।
पहले इतिहास ग्रंथकार हैं गारसाद तासी, जिनका इतिहास ग्रंथ है इसदवार द लाल उत्तरेतर इंदुये हिंदुस्तान। दूसरे जो ग्रंथकार हैं वो है शिव सिंह सेंगर, जिनका इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। तीसरे जो इतिहास ग्रंथकार है सर जॉर्ज ग्रियर्सन, उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और चौथे ग्रंथकार है मिस्र बंधु, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। तो ये तो आता है आरंभिक युग में, जिनमें हमने 4 इतिहास ग्रंथकारों के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का विकास युग। विकास युग में हम और अन्य अलग अलग इतिहास लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ कब लिखे थे, क्या नाम है उस ग्रंथ का और उस ग्रंथ की विशेषताएं क्या क्या है। तो यहाँ हम विकास युग में सबसे पहले जो ग्रंथकार है वो आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनका जो ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। 1929 में प्रकाशित जब ये ग्रंथ हुआ था तो ये एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ था, पहले ये स्वतंत्र ग्रंथ नहीं था। जबकि उस समय नागरी प्रचारिणी सभा काशी, एक प्रकाशन संस्थान है ये, नागरी प्रचारिणी सभा काशी में है ये, तो वहाँ शब्द सागर एक पत्रिका प्रकाशित होती थी। उस पत्रिका की भूमिका में ये ग्रंथ लिखा गया है। यानी भूमिका के रूप में, जैसे हम कोई अब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आगे भूमिका लिखी जाती है, यानी उस पुस्तक के बारे में बताया जाता है कि इसमें क्या क्या है, कहाँ से उस लेखक ने प्रेरणा ग्रहण की है, किससे प्रभावित हुआ है, किसको ये समर्पित कर रहा है, और उस पुस्तक का पूरा निचोड़ उस भूमिका में लिखते हैं। तो उसी प्रकार से जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी है प्रकाशन संस्थान, वहाँ से शब्द सागर है एक पत्रिका प्रकाशित होती है। उस पत्रिका की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ एक लेख लिखा था। उस लेख को बाद में थोड़ा परिवर्तित और परिवर्तित यानी कुछ बदलाव करके, और परिवर्तित यानी उसका आकार बढ़ा के, उसमें और ज़्यादा सामग्री उसमें ऐड करके, उसमें जोड़ के एक ग्रंथ का नाम दे दिया गया। और उस ग्रंथ को आगे शीर्षक मिला था हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये एक इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ और उसका प्रकाशन है वो 1929 में हुआ था। तो ये अलग से छोटे प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का जो पहले प्रकाशन है वो किसकी भूमिका में हुआ था। तो आप ये लिखेंगे कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी है, उसकी पत्रिका है शब्द सागर, उसकी भूमिका के रूप में ये ग्रंथ लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया ये जो ग्रंथ है, ये हिंदी साहित्य के सभी इतिहास ग्रंथों में से ये ग्रंथ सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इसलिए भी ज़्यादा प्रामाणिक, ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक इसलिए है कि इन्होंने जो आरंभिक युग में जो ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे गारसाद तासी का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, शिव सिंह सेंगर का है, मिस्र बंधुओं का है, उन ग्रंथों का अध्ययन किया और उनमें से जो प्रमाणिक जानकारियां थी उनको हासिल किया, और जो त्रुटिपूर्ण उसमें लिखा गया था उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास अपने इस साहित्य ग्रंथ में किया है, इतिहास ग्रंथ में किया है। तो इसलिए यह ग्रंथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने उन सभी गलतियों को दूर करने का प्रयास किया और बिल्कुल प्रमाणिक और वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए इस ग्रंथ की रचना की है। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि जिन कवियों का इन्होंने वर्णन किया है वो हिंदी साहित्य को सबसे पहले तो कालखंड में बांटा, यानी 4 कालखंडों में विभाजित किया हिंदी साहित्य को, और फिर प्रत्येक कालखंड के कवियों का वर्णन उस तरीके से किया कि उनके कालक्रम के अनुसार हो, उनके जन्म काल के अनुसार हो। उन कवियों का जन्म काल के साथ वर्णन करते हुए उनके साहित्य की पूर्ण जानकारी, साथ ही उनके साहित्य की विशेषताएं भी लिखी, उस युग की परिस्थितियों का वर्णन भी किया। और ऐसा करते हुए उन्होंने बिल्कुल तटस्थ रहते हुए अपने पूरी जानकारी अपने ग्रंथ में दी है। तो 4 जो कालखंड बांटे हैं इन्होंने, वो कालखंड, पहला जो
अब हम जिसको आदिकाल कहते हैं उसका इन्होंने नाम दिया था वीरगाथा काल। जैसा कि हम आदिकाल के नामकरण में पढ़ते हैं कि आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल सबसे पहला ही नामकरण आता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। वो नामकरण इन्होंने अपने इस इतिहास ग्रंथ में दिया था, हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें उन्होंने संवत 1050 से 1375 के मध्य जो साहित्य लिखा गया था उसमें वीर रस की प्रधानता को देखते हुए उन्होंने इस ग्रंथ को इस कालखंड को वीरगाथा का नाम दिया है, वीरगाथा काल के नाम से। दूसरा जो आता है अगला काल जो संवत 1375 से 1700 के मध्य लिखा गया था, उसमें भक्ति की प्रधानता होने के कारण उसे भक्ति काल नाम दिया है। तीसरे को रीतिकाल नाम दिया है, रीति तत्व की प्रधानता थी, जिसका संवत आता है संवत 1700 से संवत 1900। और जो अंतिम आता है जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कि संवत 1900 से लेके अब तक चल रहा है उसे गद्य काल की संज्ञा दी है। गद्य काल की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि पिछले तीनों काल जो कि वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल है, उसमें सिर्फ पद्य रचनाएं ही लिखी गई थी, यानी काव्य के रूप में ही रचनाएं लिखी गई थी। आधुनिक काल में ही पहली बार गद्य रचनाएं लिखी गई थी। गद्य यानी कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथाएं, ये आता है गद्य के अंतर्गत। तो ये गद्य आधुनिक काल में ही लिखा गया था, संवत 1900 के बाद ही लिखा गया था, इसलिए इस काल को इन्होंने गद्य की प्रधानता को देखते हुए गद्य काल की संज्ञा दी है। तो वैसे तो ये ग्रंथ पूरा सुस्पष्ट है, सरल है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक त्रुटियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई है। कि एक तो पहली गलती तो ये हो गई कि आदिकाल को इन्होंने सिर्फ वीर रस की प्रधानता को देखते हुए वीरगाथा काल नाम दे दिया। दूसरा, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दे दिया, ये भी इसकी एक त्रुटि है। और थोड़ा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये अपने आप को तटस्थ नहीं रख पाते, यानी जो इनका प्रिय जो कवि है, प्रिय लेखक है, उसकी तरफ ज़्यादा झुकते हैं। जो कवि इनका प्रिय नहीं है उसको स्थान बिल्कुल भी नहीं देते। जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल में कबीर और सूरदास दोनों ही महान कवि हैं, महान साहित्यकार हैं। इन दोनों में से तुलसीदास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि है, तो तुलसी को तो बड़ा प्रमुख स्थान देते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में, जबकि कबीरदास के साथ ये अन्याय ही करते हैं और कबीरदास को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते जितना महत्व कबीरदास जी रखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एक त्रुटियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की है, लेकिन इन त्रुटियों के होते हुए भी, इन त्रुटियों के होने के बावजूद भी इसकी खूबियां हैं, इसकी विशेषताएं हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि हम जितना भी हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में से ही पढ़ते हैं। जैसे कालक्रम है, ये संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, 1900 से अब तक, ये कालक्रम है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही बांटा हुआ है, यही हम पढ़ते हैं। और जितने भी हम साहित्य के इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो जानकारी है वो इसी इतिहास ग्रंथ से ली गई होती है, क्योंकि ये इतिहास ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रामाणिक, वैज्ञानिक और विश्वसनीय ग्रंथ है। अगला जो इतिहास ग्रंथ है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन हुआ है 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में लिखा गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है, जिसका नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक को कालखंड में विभाजित किया है। यानी इन्होंने जब पहले इस ग्रंथ की रूपरेखा बनाई थी तो उस रूपरेखा के अनुसार ये दो ग्रंथ लिखना चाहते थे, दो इतिहास ग्रंथ लिखना चाहते थे, जिसमें एक में तो 693 से 1693 तक लिख दिया और अगला ये 1693 के बाद का ये ग्रंथ लिखना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो उनका ग्रंथ अधूरा रह गया।
तो ये इनका ग्रंथ है, ये भक्ति काल तक ही आता है। भक्ति काल के बाद आगे रीतिकाल, आधुनिक काल के बारे में इन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा है, तो थोड़ा अधूरा हम कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है उसमें इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहना ज़्यादा उपयुक्त माना है, चारण काल की संज्ञा दी है, और आदिकाल को चारण काल और भक्ति काल को भक्ति काल कहते हुए ही इन्होंने इस युग के कवियों का विवेचन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया है। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। आगे तीसरे ग्रंथकार आते हैं विकास युग में, यानी दूसरा है विकास युग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का, जिसमें पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और तीसरे आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमने ये नाम पहले सुन रखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ हम आदिकाल के नामकरण वाला प्रश्न कर रहे थे तो उसमें अलग अलग नामकरण किए थे, और लास्ट जो नामकरण आता है आदिकाल, ये आदिकाल नाम किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया था। तो इनके द्वारा 3 इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं 3 इतिहास ग्रंथ? पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरा आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनमें से जो ये 3 ग्रंथ हैं उनमें से जो लास्ट के 2 हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तो ग्रंथ के रूप में ही लिखे गए हैं। लेकिन जो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये पहले स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा गया था, जबकि स्वतंत्र लेख के रूप में लिखा गया था, यानी लेख अलग अलग लिखे गए थे और बाद में उन लेखों को समाहित करके, उन लेखों को इकट्ठा करके फिर इसको एक इतिहास ग्रंथ का रूप दे दिया गया था, जिसका नाम रखा गया था हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसमें जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं आचार्य द्विवेदी के द्वारा, तो उन्होंने ये ग्रंथ पूरे शोध करके, मनन करके, अध्ययन करके और संपूर्ण निष्कर्ष निकाल के ही अपने ये ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए नामकरण हो या कालखंड हो, उससे सहमत नहीं है। इन दोनों में विरोध देखा जा सकता है। जितने भी अध्ययन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए थे उनका उन्होंने और ज़्यादा अध्ययन किया और निष्कर्ष कुछ और ही निकाला है, तो दोनों में विरोधाभास देखा जा सकता है। इन्होंने अपने अध्ययन के तरीके के द्वारा और उन्होंने अपने अध्ययन की शैली के द्वारा इन्होंने इनका वर्णन किया है। जैसे आदिकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका आदिकाल नाम रखा है। इसी प्रकार से अन्य विरोधाभास भी देखे जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इनकी प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए या इन पे कोई संदेह किया जाए। ये भी प्रमाणिक ही है, पूरे शोध करके, अध्ययन करके ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी संपूर्ण शोध और अध्ययन करके ही वो ग्रंथ लिखे हैं। एक इन्होंने जो भक्ति काल है, भक्ति काल के बारे में पढ़ते हैं कि भक्ति की शुरुआत, जैसे हम आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भक्ति काल में भक्ति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसमें पहली बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही बताया था कि भक्ति है वो कोई हिंदू जाति की प्राजीत मनोवृत्ति का परिणाम नहीं है और न ही ये मुसलमानों द्वारा ज़बरदस्ती थोपी गई कोई प्रक्रिया है, जबकि ये तो वैष्णव भक्तों के द्वारा शुरू की गई भक्ति है, जिसका संपूर्ण विकास यहाँ भक्ति काल में हुआ था और उसी से प्रभावित होकर ये भक्ति में साहित्य रचा गया था। इसके अलावा संत काव्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में और अन्य भी सूफी काव्य के बारे में इन्होंने अपने जो विचार हैं वो पूरे शोध और अध्ययन करके ही प्रमाणिकता के साथ अपने विचार इन इतिहास ग्रंथों में रखे हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब आगे विकास युग में तीसरे जो कवि आते हैं, चौथे कवि, तीसरे तो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथे कवि हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जिनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और इसका जो प्रकाशन है वो 1965 में हुआ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है, और इसका प्रकाशन 1965 में हुआ है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है, यानी इसमें पूरे नवीन सिद्धांतों के द्वारा ये लिखा गया है। पूरे हिंदी साहित्य की नए ही तरीके से व्याख्या की गई है, और पूरे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए कालक्रम में भी बांटा है। कवियों का कालक्रम के अनुसार ही वर्णन किया है, उनके साहित्य के बारे में पूर्ण ब्यौरा दिया है। साहित्य की विशेषताएं, उस युग की परिस्थितियां, कवियों के प्रेरणा स्रोत और अन्य सभी वो जानकारी जो वैज्ञानिक पद्धति पर खरी उतरती है, उसी जानकारी को अपने इस इतिहास ग्रंथ में साझा किया है। साथ ही इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में इनसे पहले जितने ग्रंथ लिखे गए थे और उन ग्रंथों में कोई त्रुटियां थी, कोई कमियां थी, कोई गलतियां थी, उन सबको दूर करके हिंदी साहित्य की एक नए ही तरीके से व्याख्या करके नए सिद्धांतों का वर्णन करते हुए इस अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद तीसरा युग आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आधुनिक युग। अब तक हमने 2 युग पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आरंभिक युग, उसमें हमने 4 इतिहास लेखकों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले थे गारसाद तासी, दूसरे थे शिव सिंह सेंगर, तीसरे थे सर जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथे मिस्र बंधु। फिर आगे आया विकास युग। विकास युग में भी हमने 4 लेखकों के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ के बारे में, और अंतिम थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उसके बाद अब आगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा और अंतिम युग आता है हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। इस आधुनिक युग में हम अब आधुनिक काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदी साहित्य के, उन पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रंथ अब आधुनिक युग में लिखे गए हैं। तो इसमें हम मोटे तौर पर या जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे, जिसमें आता है सबसे पहले है डॉक्टर नगेंद्र का है रीति काव्य की भूमिका, यानी रीतिकाल जो हम मानते हैं हिंदी साहित्य का तीसरा भाग जो कि संवत 1700 से संवत 1900 के मध्य लिखा गया होता है, उसमें हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। तो उस रीति काव्य की क्या भूमिका है, उस पर लिखा गया ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र का हमने पहले भी नाम सुना हुआ है, जब हमने आदिकाल का नामकरण वाला प्रश्न पढ़ा था। उसमें अंतिम जो आता है आदिकाल का, आदिकाल नाम ही दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और साथ ही समर्थन किया हुआ होता है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये वही डॉक्टर नगेंद्र है जिन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका लिखी है। उसके बाद अगले जो इतिहास ग्रंथकार है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। अतीत यानी पूर्व में जो हिंदी साहित्य लिखा गया है उसकी संपूर्ण जानकारी वैज्ञानिक तरीके के द्वारा अपने इस इतिहास ग्रंथ में दी है। उसके बाद अगले जो इतिहास ग्रंथकार हैं उनका नाम है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। टीकम सिंह तोमर ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी वीर काव्य। इस हिंदी वीर काव्य में जितने भी वीरतापूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, वीर रस से परिपूर्ण जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों का संपूर्ण ब्यौरा, उनके कवियों के बारे में, उन वीर काव्य की विशेषताएं, परिस्थितियां, किससे प्रभावित होकर लिखा है, उनकी संपूर्ण जानकारी इस हिंदी वीर काव्य नामक ग्रंथ में दी गई है। उसके बाद अगला ग्रंथ है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथकार है डॉक्टर बच्चन सिंह। इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी आधुनिक समय में जो हिंदी साहित्य लिखा गया है उस हिंदी साहित्य के बारे में लिखा गया है। ग्रंथ का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास।
एक और ग्रंथ है उनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, वैसे ही ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इसके अलावा एक महिला लेखक है डॉक्टर सुमन राजे। सुमन राजे ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ में, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसमें सुमन राजे ने जितने भी महिला लेखिकाएं हैं उनके बारे में लिखा गया है। जैसे महिलाओं के बारे में, महिलाओं को संज्ञा दी जाती है आधी आबादी की। तो इस इतिहास ग्रंथ में जितनी महिला लेखिकाएं हैं, चाहे वो आदिकाल में हुई है, चाहे भक्ति काल में हुई है, चाहे रीतिकाल में हुई है, चाहे आधुनिक काल में हुई है, जितनी भी महिला लेखिकाएं हैं, उन महिला लेखिकाओं के जीवन का ब्यौरा देते हुए उनके जीवन काल, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं की विशेषताएं, युगीन परिस्थितियाँ, किससे वो प्रभावित हुई, किसको समर्पित किया अपना साहित्य, उन सब का ब्यौरा, सबका वर्णन डॉक्टर सुमन राजे ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में किया है। तो यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आधुनिक युग पूर्ण होता है और यहाँ इसके साथ ही तीनों ही युग, आरंभिक युग, विकास युग और आधुनिक युग, तीनों ही यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो लास्ट में निष्कर्ष देते हुए कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की ये परंपरा है, ये लगभग 125 वर्षों से चली आ रही परंपरा है। और ये परंपरा, इस परंपरा को किसी शब्दों में बांध लेना या इस परंपरा का वर्णन करना असंभव सा ही है कि इसकी जो कड़ी है वो लगातार आगे चलती ही जा रही है। इस परंपरा के आगे लेखन चलता ही जा रहा है, इसका विकास अब भी हो रहा है, अब भी इसमें और नए नए ग्रंथों का समावेश हो रहा है। तो ये कड़ी, ये परंपरा इसी तरह से लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का ये दौर आगे इसी तरीके से विकास करता हुआ अपने पथ पर अग्रसर है और इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक जानकारियाँ पाठकों को उपलब्ध करवा रहा है।